सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, पृष्ठ 80, इकाई 5, पृष्ठ 81, बाजार शिक्षकों के लिए। ये 2 अध्याय बाजारों से जुड़े जीवन और व्यवसाय के चक्रों से संबंधित हैं। इनमें से कई प्रतिक्रियाएं तो हमें देखने को मिल जाती हैं और उनका अवलोकन किया जा सकता है, किंतु कई अन्य गतिविधियां हमारे लिए अनजानी भी बनी रहती हैं। अध्याय 7 है हमारे आसपास के बाजार। इसमें हम एक स्तर पर बाजारों के अलग अलग स्थानों का अध्ययन करते हैं। एक साप्ताहिक बाजार, मोहल्ले की दुकानें, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इत्यादि। एक अलग स्तर पर हम एक पेचीदा सवाल की जांच पड़ताल भी करते हैं। इन बाजारों में माल कैसे पहुंचता है? सब्जी के थोक व्यापार के बाद एक विशेष अध्ययन के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं कि बाजारों की जुड़ी हुई एक श्रृंखला कैसे काम करती है और उसमें थोक बाजार की क्या भूमिका होती है। वैसे तो हम बाजार शब्द को बाजार के स्थानों का पर्याय मानते रहते हैं, पर असल में खरीदना और बेचना विभिन्न तरीकों से चलता रहता है। इस अध्याय में इस बात पर विचार किया गया है कि कैसे ये सब बाजार की एक व्यापक समझ बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। अध्याय 8 में यह देखने की कोशिश है कि बाजार किस तरह अलग अलग लोगों को अलग अलग अवसर उपलब्ध कराता है। एक कमीज की कहानी और उसकी प्रक्रिया में आने वाले बाजारों के उदाहरण से इस मुद्दे को प्रस्तुत किया गया है। एक कमीज के उत्पादन और वितरण के प्रत्येक कदम को समझते हुए हम ये एहसास कर पाते हैं कि इसमें होने वाली लेन देन की प्रक्रियाओं में कुछ लोग काफी फायदे में रहते हैं और कुछ को बहुत कम या ना के बराबर ही लाभ मिल पाता है। लोगों को मिलने वाले अवसर बहुत ही असमान हैं। उत्पादनकर्ता के लिए बेहतर आमदनी सुनिश्चित करने के भी तरीके हैं, जैसे सहकारी संस्थाएं बनाकर माल बेचना। फिर भी समतापूर्ण विवरण के कई और व्यावहारिक व कारगर रास्तों की तलाश की जानी चाहिए। आपके स्थानीय बाजारों के अनुभवों को कक्षा की चर्चाओं में शामिल करने का मौका भी इन अध्यायों में मिलता है। आसपास के किसी थोक बाजार का भ्रमण करना अच्छा रहेगा और विद्यार्थियों को कई बारीकियां खोजने का मौका मिलेगा, जैसे कि खरीद फरोख्त में मुनाफे की कितनी गुंजाइश मौजूद होती है, लोगों की दैनिक आमदनी कितनी होती है आदि। इस खोजबीन से वे समाज की असमानताओं को सीधे तौर पर परख सकेंगे। लोगों के बाजार के अनुभव बहुत गहरे और विविध होते हैं, इसलिए कक्षा की चर्चाओं में ऐसे सवालों को समय दिया जाना चाहिए जो अध्याय में तो नहीं है, परंतु जिन पर बच्चे बातचीत करना चाहते हों। अध्याय 7, पाठ 7, पृष्ठ 82 से पृष्ठ 91 तक। पृष्ठ 82, यहां कुछ चित्र दिए हुए हैं जिनमें रोजमर्रा की चीजें दर्शाई गई हैं। शीर्षक हमारे आसपास के बाजार। हम बाजार जाते हैं और बाजार से बहुत सी चीजें खरीदते हैं, जैसे सब्जियां, साबुन, दंतमंजन, मसाले, ब्रेड, बिस्किट, चावल, दाल, कपड़े, किताबें, कापियां आदि। हम जो कुछ खरीदते हैं, यदि उन सब की सूची बनाई जाए तो वो काफी लंबी होगी। बाजार भी कई प्रकार के होते हैं जहां हम अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जाते हैं, जैसे हमारे पड़ोस की गुमटी, साप्ताहिक हाट बाजार, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल। इस अध्याय में हम बाजार के इन्हीं प्रकारों को समझने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहां बेची जाने वाली चीजें खरीदारों तक कैसे आती हैं। ये खरीदार कौन है, ये बेचने वाले कौन हैं और इस सब के बीच कैसी और क्या समस्याएं सामने आती हैं। पृष्ठ 83, यहां पर काफी सारे चित्र हैं जिसमें किताबों की दुकानें, हाट में सामान बिकता, दुकानों के बाहर मॉडल खड़े हुए, दूध वाला, सब्जी वाला, बिजली वाला, मिठाई वाला, ये सब नजर आ रहे हैं। लिखा है ए बैटरीज, मेडिसिन फॉर नानी, फोटोकॉपीज, स्केच पेन्स, गिफ्ट फॉर रवि, दिवाली कार्ड्स, चप्पल्स। दूसरी तरफ लिखा है 1 किलो राइस, आधा किलो मसूर, आधा किलो शुगर, इसे काटा हुआ है, 100 ग्राम बटर, वॉशिंग बार, इस पर सही का निशान लगा हुआ है, टूथपेस्ट, इस पर सही का निशान लगा है, 1 डजन क्लोथ्स पेग्स और 5M नायलॉन। पृष्ठ 84, शीर्षक साप्ताहिक बाजार। साप्ताहिक बाजार का यह नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि यह सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन लगता है। इस साप्ताहिक बाजार में रोज खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं होती हैं। व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं और शाम होने पर उन्हें समेट लेते हैं। अगले दिन वे अपनी दुकानें किसी और जगह पर लगाते हैं। देश भर में ऐसे हजारों बाजार लगते हैं और लोग इनमें अपनी रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें खरीदने आते हैं।
साप्ताहिक बाजारों में बहुत सी चीजें सस्ते दामों पर मिल जाती हैं। ऐसा इसलिए कि जो पक्की दुकानें होती हैं उन्हें अपनी दुकानों के कई तरह के खर्च जोड़ने होते हैं। उन्हें दुकानों का किराया, बिजली का बिल, सरकारी शुल्क आदि देना पड़ता है। इन दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह भी इन्हीं खर्चों में जोड़नी होती है। साप्ताहिक बाजारों में बेची जाने वाली चीजों को दुकानदार अपने घर में ही जमा करके रखते हैं। इन दुकानदारों के घर के लोग अक्सर इनकी सहायता करते हैं, जिससे इन्हें अलग से कर्मचारी नहीं रखने पड़ते। साप्ताहिक बाजार में एक ही तरह के सामानों के लिए कई दुकानें होती हैं, जिसमें उनमें आपस में प्रतियोगिता भी होती है। यदि एक दुकानदार किसी वस्तु के लिए अधिक कीमत मांगता है तो लोगों के पास यह विकल्प होता है कि वे अगली दुकानों पर वही सामान देख लें, जहां संभव है कि वही वस्तु कम कीमत में मिल जाए। ऐसी स्थितियों में खरीदारों के पास यह अवसर भी होता है कि वे मोल तोल करके भाव कम करवा सकें। साप्ताहिक बाजारों का एक फायदा यह भी होता है कि जरूरत का सभी सामान एक ही जगह पर मिल जाता है। सब्जियों, कपड़ों, किराना सामान से लेकर बर्तन तक सभी चीजें यहां उपलब्ध होती हैं। अलग अलग तरह के सामान के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जाने की जरूरत नहीं होती। लोग अक्सर उन बाजारों में जाना पसंद करते हैं जहां सामान के विविध विकल्प उपलब्ध हों। लोग साप्ताहिक बाजारों में क्यों जाते हैं? 3 कारण बताइए। इन साप्ताहिक बाजारों में दुकानदार कौन होते हैं? बड़े व्यापारी इन बाजारों में क्यों नहीं दिखते? साप्ताहिक बाजारों में सामान सस्ते दामों में क्यों मिल जाता है? एक उदाहरण देकर समझाइए कि लोग बाजारों में कैसे मोल तोल करते हैं। क्या आप ऐसी स्थिति के बारे में सोच सकते हैं जहां मोल तोल करना अन्यायपूर्ण होगा? यह एक चित्र है, उस पर लिखा है समीर रेडीमेड वस्त्रों का एक व्यापारी। यह व्यापारी वस्त्रों के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। समीर साप्ताहिक बाजार का एक छोटा व्यापारी है। वो शहर के एक बड़े व्यवसायी से कपड़े खरीदता है और सप्ताह भर में 6 अलग अलग जगहों के साप्ताहिक बाजारों में कपड़ों को बेचता है। समीर और दूसरे कपड़ा व्यापारी इकट्ठे आते जाते हैं। इसके लिए वे किराए की मिनी वैन ले लेते हैं। उसके ग्राहक सामान्यतः आसपास के ग्रामीण होते हैं। दीपावली, पोंगल या ऐसे ही त्योहारों के मौकों पर वो अच्छा व्यवसाय कर लेता है। शीर्षक मोहल्ले की दुकानें। हमने देखा कि साप्ताहिक बाजार हमें कई तरह का सामान उपलब्ध करवाते हैं। पृष्ठ 85। बहरहाल हम अन्य तरह के बाजारों से भी सामान खरीदते हैं। ऐसी बहुत सी दुकानें हमारे मोहल्ले में भी होती हैं जो हमें कई तरह की सेवाएं और सामान उपलब्ध करवाती हैं। हम पास की डेयरी से दूध, किराना व्यापारी से तेल, मसाले व अन्य खाद्य पदार्थ तथा स्टेशनरी के व्यापारी से कागज, कलम या फिर दवाइयों की दुकान से दवाई भी खरीद सकते हैं। इस तरह की दुकानें अक्सर पक्की और स्थायी होती हैं, जबकि सड़क किनारे फुटपाथ पर सब्जियों के कुछ छोटे दुकानदार, फल विक्रेता और कुछ गाड़ी मैकेनिक आदि भी दिखाई देते हैं। पड़ोस की दुकानें कई अर्थों में बहुत उपयोगी होती हैं। हमारे घरों के करीब तो वो होती हैं और हम सप्ताह के किसी भी दिन और किसी भी समय इन दुकानों में जा सकते हैं। यहाँ एक चित्र है, उसमें एक दुकान में कुछ महिलाएं हैं और वो दुकानदार महिला से बात कर रही हैं। सुजाता और कविता एक दिन अपने मोहल्ले की दुकान से किराने का कुछ सामान खरीदने पहुंची। वे इस दुकान पर अक्सर खरीदारी के लिए आती हैं। आज यहाँ भीड़ थी। दुकान मालकिन 2 सहायकों की मदद से दुकान का काम संभाल रही थी। जब सुजाता और कविता दुकान के अंदर पहुंची तो सुजाता ने दुकान मालकिन को जरूरत के सामान की सूची बोलकर लिखवा दी। वे इनकी सूची के अनुसार सामान तोलने और पैक करवाने के लिए अपने कर्मचारियों को निर्देश देने लगी। इस बीच कविता चारों तरफ नजर दौड़ा रही थी। बाएं हाथ की सबसे ऊपरी शेल्फ पर अलग अलग ब्रांड की साबुन की टिक्कियां रखी थीं। दूसरी शेल्फों पर दंतमंजन, टेल्कम पाउडर, शैम्पू, बाल के तेल आदि रखे थे। अलग अलग ब्रांड के और अलग अलग रंगों में सजे सामान मन लुभा रहे थे। फर्श पर कुछ बोरे पड़े हुए थे। सारा सामान तोलने और बांधने में करीब 20 मिनट लग गए। फिर सुजाता ने अपनी नोटबुक सामने कर दी। दुकान मालकिन ने नोटबुक में 3000 रुपए की संख्या दर्ज की और वापस कर दी। उसने अपने बड़े रजिस्टर में भी यह संख्या लिखकर रख ली। अब सुजाता अपने भारी थैले को लेकर बाहर निकली। अगले महीने के पहले हफ्ते में उसके घर से दुकान का हिसाब चुका दिया जाएगा। सुजाता नोटबुक लेकर दुकान क्यों गई? क्या यह तरीका उपयोगी है? क्या इसमें कोई समस्या भी आ सकती है? आपके मोहल्ले में अलग अलग प्रकार की कौन सी दुकानें हैं? आप उनसे क्या क्या खरीदते हैं? सड़क किनारे की दुकानों या साप्ताहिक बाजार में मिलने वाले सामान की तुलना में पक्की दुकानों से मिलने वाला सामान महंगा क्यों होता है? पृष्ठ 86। पड़ोस की दुकानें कई अर्थों में बहुत उपयोगी होती हैं। हमारे घरों के करीब तो वो होती हैं और हम सप्ताह के किसी भी दिन और किसी भी समय इन दुकानों पर जा सकते हैं। सामान्यतः
दुकानदार और खरीदार एक दूसरे से परिचित भी हो जाते हैं और दुकानदार ग्राहकों के लिए उधार भी देने के लिए तैयार होते हैं। यानी कि आज खरीदे गए सामान का भुगतान बाद में भी करने की सुविधा होती है, जैसा कि सुजाता के उदाहरण में हमने जाना। आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे पड़ोस में भी कई तरह के दुकानदार होते हैं। कुछ तो पक्की दुकानों वाले होते हैं और कुछ सड़क किनारे दुकानें सजाकर सामान बेचते हैं। अंजल मॉल एक 5 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। कविता और सुजाता इसमें लिफ्ट से ऊपर जाने और नीचे आने का आनंद ले रही थीं। ये कांच की बनी लगती थी और वे इसमें से बाहर का नजारा देखती हुई ऊपर से नीचे जा रही थीं। उन्हें यहाँ आइसक्रीम, बर्गर, पिज्जा आदि खाने की चीजें, घरेलू उपयोग का सामान, चमड़े के जूते, किताबें आदि तरह तरह की दुकानों को देखना चमत्कृत कर रहा था। मॉल के तीसरे तल पर घूमते हुए वो दोनों एक ब्रांडेड रेडीमेड कपड़ों की दुकान में पहुंच गईं। सुरक्षा कर्मचारी ने उन्हें कुछ इस तरह देखा कि वो इन्हें रोक देना चाहता है, परंतु उसने कुछ कहा नहीं। उन्होंने कुछ कपड़े और उन पर लगी कीमतों की पर्चियां देखी। एक भी कपड़ा 3000 रुपए से कम नहीं था। यह कीमत साप्ताहिक बाजार के कपड़ों की तुलना में लगभग 5 गुना अधिक थी। सुजाता कविता से फुसफुसाती हुई बोली, मैं तुम्हें एक दूसरी दुकान पर ले चलूंगी जहां अच्छी किस्म का कपड़ा ज्यादा ठीक दामों पर मिल जाएगा। आप क्या सोचते हैं? सुरक्षा कर्मचारी ने सुजाता और कविता को अंदर जाने से रोकना क्यों चाहा होगा? यदि कहीं किसी बाजार में कोई आपको ऐसी ही दुकान में अंदर जाने से रोके तो आप क्या कहेंगे? पृष्ठ 87, शीर्षक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल। इस प्रकार अभी हमने 2 प्रकार के बाजार देखे। पहला साप्ताहिक बाजार और दूसरा पड़ोस की दुकानों का बाजार। शहरों में कुछ अन्य प्रकार के बाजार भी होते हैं जहां एक साथ कई तरह की दुकानें होती हैं, जिन्हें लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। अब तो कुछ शहरी इलाकों में आपको बहुमंजिला वातानुकूलित दुकानें भी देखने को मिलेंगी, जिनकी अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती हैं। इन्हें मॉल कहा जाता है। इन शहरी दुकानों में आपको बड़ी बड़ी कंपनियों का ब्रांडेड सामान भी मिलता है और कुछ बिना ब्रांड का भी सामान मिलता है। विज्ञापन वाले अध्याय में हमने आपको बताया था कि ब्रांडेड सामान जिसे कंपनियां बड़े बड़े विज्ञापन देकर और क्वालिटी के दावे करके बेचती हैं, महंगा होता है। कंपनियां अपने ब्रांडेड उत्पादनों को बड़े शहरी बाजारों और अपने विशेष शोरूमों में बेचने के लिए रखती हैं। बिना ब्रांड के उत्पादों की तुलना में इस ब्रांडेड सामान की कीमत का बोझ केवल कुछ लोग ही उठा पाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि लोग मॉल में दुकानदारों से मोल तोल नहीं करते हैं, जबकि साप्ताहिक बाजारों में ऐसा खूब किया जाता है? आपको क्या लगता है, आपके मोहल्ले की दुकान में सामान कैसे आता है? पता लगाइए और कुछ उदाहरणों से समझाइए। थोक व्यापारी की भूमिका जरूरी क्यों होती है? शीर्षक बाजारों की श्रृंखला। पहले हिस्से में आपने विभिन्न तरह के बाजारों के बारे में सुना जहां हम सामान खरीदने जाते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि ये सभी दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सामान कहां से लेकर आते हैं? सामानों का उत्पादन कारखानों, खेतों और घरों में होता है, लेकिन हम कारखानों और खेतों से सीधा सामान नहीं खरीदते हैं। चीजों का उत्पादन करने वाले भी हमें कम मात्रा में, जैसे 1 किलो सब्जी या 1 प्लास्टिक कप आदि बेचने में रुचि नहीं रखते। वे लोग जो वस्तु के उत्पादक और वस्तु की उपभोक्ता के बीच में होते हैं, उन्हें व्यापारी कहा जाता है। पहले थोक व्यापारी बड़ी मात्रा या संख्या में सामान खरीद लेता है। जैसे सब्जियों का थोक व्यापारी कुछ किलो सब्जी नहीं खरीदता, बल्कि वो बड़ी मात्रा में 25 से 100 किलो तक सब्जियां खरीद लेता है। इन्हें वो दूसरे व्यापारियों को बेचता है। यहां खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों व्यापारी होते हैं। व्यापारियों की लंबी श्रृंखला का वो अंतिम व्यापारी जो अंततः वस्तुएं उपभोक्ता को बेचता है, खुदरा या फुटकर व्यापारी कहलाता है। ये वही दुकानदार होता है जो आपको पड़ोस की दुकानों, साप्ताहिक बाजार या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सामान बेचता है। यहां पर मानचित्र में कुछ जगह दर्शाई गई हैं: आजादपुर, केशवपुर, दरियागंज, ओखला। दिल्ली के 10 थोक बाजारों में से 4 इस नक्शे में दिखाए गए हैं। पृष्ठ 88। हम इसे यहां दिए गए उदाहरणों से समझेंगे। हर शहर में थोक बाजार का एक क्षेत्र होता है। यहां वस्तुएं पहले पहुंचती हैं और यहीं से वे अन्य व्यापारियों तक पहुंचती हैं। सड़क किनारे की दुकान का छोटा व्यापारी, जिसके बारे में आपको पहले बताया गया था, बड़ी संख्या में प्लास्टिक का सामान शहर के थोक व्यापारी से खरीदता है। हो सकता है कि वो बड़ा व्यापारी अपने से भी बड़े थोक व्यापारी से स्वयं सामान खरीदता हो। शहर का बड़ा थोक व्यापारी प्लास्टिक का ये सामान कारखाने से खरीदता है और उन्हें बड़े गोदामों में रखता है। इस तरह से बाजार की ये श्रृंखला बनती है।
जब हम एक सामान खरीदते हैं तब हम ये ध्यान नहीं देते कि वो सामान किस किस के पास से सफर करता हुआ हम तक पहुंचता है। शीर्षक, आफताब, शहर में सब्जियों का थोक व्यापारी। यहां एक चित्र है जिसमें सब्जियों का थोक व्यापारी अपने सामान के साथ दिखाया गया है। आफताब उन थोक व्यापारियों में से एक है जो बहुत बड़ी मात्रा में खरीदारी करते हैं। उसका व्यवसाय सुबह लगभग 3 बजे आरंभ होता है। इसी समय सब्जियां बाजार में पहुंचती हैं। यही समय है जब सब्जी बाजार या सब्जी मंडी में गतिविधियां तेज हो रही होती हैं। आसपास और दूर दराज के खेतों से ट्रकों, मैटाडोर, ट्रैक्टर की ट्रॉलियों में सब्जियां यहां आने लगती हैं। जल्दी ही नीलामी की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। आफताब भी इस नीलामी में शामिल होता है। सब्जियां देखकर वो तय करता है कि आज वो क्या खरीदेगा। उदाहरण के लिए, वो आज 5 क्विंटल फूलगोभी और 10 क्विंटल प्याज खरीदता है। शहर में उसकी एक दुकान और गोदाम है जहां वो सब्जियों को रखता और बेचता है। यहां वो फुटकर व्यापारियों को सब्जियां बेचता है जो सुबह 6 बजे के आसपास वहां आने लगते हैं। यहां से दिन भर के लिए खरीदारी करने के बाद ये छोटे व्यापारी लगभग 10 बजे के आसपास अपने क्षेत्र में अपनी दुकान खोल लेते हैं। शीर्षक, हर जगह बाजार। हमने देखा कि अलग अलग जगहों पर तरह तरह के बाजार हैं जहां तरह तरह की वस्तुएं खरीदी बेची जाती हैं। ये बाजार अपनी अपनी जगहों और समय पर अपनी तरह से काम करते हैं। कई बार तो ये भी आवश्यक नहीं होता कि आप सामान खरीदने के लिए बाजार जाएं। अब तो तरह तरह के सामान के लिए फोन या इंटरनेट पर भी ऑर्डर दे दिए जाते हैं और सामान आपके घर तक पहुंचा दिया जाता है। पृष्ठ 89। यहां एक चित्र में कंप्यूटर पर इंटरनेट और हाथ में क्रेडिट कार्ड दिखाया गया है। शहरी क्षेत्रों के लोग इंटरनेट के जरिए घर से बाहर कदम रखे बिना ही बाजार में प्रवेश कर लेते हैं। वे अपने क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन खरीदारी कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि नर्सिंग होम और डॉक्टर के क्लिनिक में भी कुछ कंपनियों के प्रतिनिधि अपना सामान बेचने का कार्य कर रहे होते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि बेचना खरीदना कई तरीकों से चलता रहता है। यह जरूरी नहीं है कि वो केवल बाजार की दुकानों से ही होता हो। ये तो बाजार के वे रूप हैं जो हमें सीधे तौर पर दिखाई देते हैं। ऐसे भी कुछ बाजार होते हैं जिनके बारे में हमारी जानकारी कम ही होती है, क्योंकि यहां बिकने और खरीदी जाने वाली चीजें हम सीधे प्रयोग नहीं करते। जैसे एक किसान अपनी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल करता है। ये उर्वरक वो शहर की कुछ खास दुकानों से खरीदता है जहां खाद के कारखानों से माल मंगाया जाता है। एक कार के कारखाने द्वारा इंजन, गियर्स, पेट्रोल टंकियां, एक्सल, पहिए आदि अलग अलग कारखानों से खरीदे जाते हैं। परंतु इस सब से बेखबर हम कार के शोरूम में अंतिम उत्पाद कार को ही देखते हैं। सभी चीजों के बनाने और बेचने की ऐसी ही कहानी होती है। यह एक चित्र है, उसमें कार बनती हुई दिखाई गई है। शीर्षक, बाजार और समानता। इस अध्याय में हमने आसपास के कुछ बाजारों पर नजर डाली। हमने साप्ताहिक बाजार से लेकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक की दुकानों और दुकानदारों को देखा। इन दोनों दुकानदारों में बड़ा अंतर है। एक छोटी पूंजी से व्यवसाय करने वाला दुकानदार है, जबकि दूसरा अपनी दुकान के लिए बड़ी पूंजी खर्च कर सकता है। पृष्ठ 90। इनकी आमदनी भी अलग अलग होती है। साप्ताहिक बाजार का छोटा दुकानदार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के व्यापारी की तुलना में बहुत कम लाभ कमा पाता है। इसी तरह खरीदारों की भी अलग अलग स्थितियां हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सबसे सस्ता मिलने वाला सामान भी खरीद पाने की स्थिति में नहीं है, जबकि दूसरी ओर लोग मॉलों में महंगी खरीदारी करने में व्यस्त रहते हैं। इस तरह कुछ हद तक अन्य कारणों के अलावा हमारी आर्थिक स्थिति ही ये तय करती है कि हम किन बाजारों में खरीदारी या दुकानदार हो सकते हैं। हमने सामान के उत्पादन से लेकर हम तक पहुंचने से बनने वाली बाजारों की श्रृंखला को समझा। इस श्रृंखला से ही यह संभव होता है कि एक जगह उत्पादित होने वाला सामान लोगों के लिए हर जगह उपलब्ध हो जाए। वस्तुओं के बिकने से वस्तुओं का उत्पादन सीधा जुड़ा होता है। बनी हुई चीजों के बिकने से ही लोगों को रोजगार मिलता है और उत्पादन भी बढ़ाया जाता है। परंतु क्या इससे श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर लाभ के समान अवसर मिलते हैं? आगे एक कमीज की कहानी। इस अध्याय में हम इस सवाल को समझने का प्रयास करेंगे। यह एक चित्र है, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, सतत विकास लक्ष्य 12, जिम्मेदारी से उपभोग और उत्पादन, www.in.undp.org। पृष्ठ 91। अभ्यास 1। एक फेरी वाला किसी दुकानदार से कैसे भिन्न है? 2। इस तालिका के आधार पर एक साप्ताहिक बाजार और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तुलना करते हुए
उनका अंतर स्पष्ट कीजिए। बाजार, साप्ताहिक बाजार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बेची जाने वाली वस्तुओं के प्रकार, वस्तुओं का मूल्य, विक्रेता, ग्राहक। 3. स्पष्ट कीजिए कि बाजारों की श्रृंखला कैसे बनती है, इससे किन उद्देश्यों की पूर्ति होती है। 4. सब लोगों को बाजार में किसी भी दुकान पर जाने का समान अधिकार है। क्या आपके विचार से महंगे उत्पादों की दुकानों के बारे में यह बात सत्य है? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। 5. बाजार में जाए बिना भी खरीदना और बेचना हो सकता है। उदाहरण देकर इस कथन की व्याख्या कीजिए। शब्द संकलन। साप्ताहिक बाजार। ये बाजार नियमित बाजार नहीं होते, वरन एक नियत स्थान पर सप्ताह में 1 या 2 बार लगाए जाते हैं। इन बाजारों में घरेलू सामान की लगभग सभी चीजें बिकती हैं, जैसे सब्जी से लेकर कपड़े और बर्तन आदि। मॉल, ये चारों ओर से घिरा हुआ दुकानदारी का स्थान होता है। इसकी इमारत बहुत बड़ी होती है, जिसमें कई मंजिलें, दुकानें, रेस्तरां और कभी-कभी सिनेमा घर तक होते हैं। इन दुकानों में प्रायः ब्रांडों वाले उत्पाद बिकते हैं। थोक, इसका आशय बहुत बड़ी मात्रा में खरीदना और बेचना होता है। अधिकांश उत्पादों, जिनमें सब्जी, फल और फूल आदि भी सम्मिलित हैं, कि अपने अपने विशेष थोक बाजार होते हैं। बाजारों की श्रृंखला, ये बाजारों की एक श्रृंखला है जो परस्पर एक दूसरे से कड़ियों की तरह जुड़ी होती है, क्योंकि उत्पाद एक बाजार से होते हुए दूसरे बाजार तक पहुंचते हैं। इसी के साथ 9 अध्यायों की इस पुस्तक का अध्याय 7 यहां समाप्त हुआ।